टोटल अर्निंग की बात करें तो अभी तक मेरी इस वेबसाइट से मुझे 10,15,316 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हुआ है अभी तक। ओके, तो ये चीज़ आप देख सकते हो यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार एसईओ वाणी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारी फॉरेन एसईओ केस स्टडी का तीसरा पार्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके पहले 2 पार्ट देख सकते हो। ये वीडियो पहले 2 वीडियो से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मेरी साइट से रिलेटेड हर वो चीज़ दिखाऊंगा जो कि एक वेबसाइट के लिए इम्पोर्टेंट होती है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साइट के स्टैट्स क्या थे, कौन कौन सी कंट्री से मेरे को ट्रैफिक आता था, किस कंट्री का बेस्ट सीपीसी है, गूगल अपडेट में कैसे इस साइट ने सरवाइव किया था, साइट की लाइव अर्निंग क्या थी, ठीक है, अभी तक मैंने कितना अर्न किया है गूगल से इस वेबसाइट के थ्रू। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने साइट में कौन कौन से प्लगइन्स यूज किया करता था। उसके बाद बताऊंगा कि साइट पर कितनी इन्वेस्टमेंट रही, कितना ROI मैंने जनरेट किया था। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के एंड पार्ट को आप लोग जरूर देखना, जहां मैंने अपने 3 साल के एसईओ जर्नी को समराइज किया है कि एक वेबसाइट को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स की ज़रूरत होती है, कितना टाइम लगता है साइट पे ट्रैफिक आने में, कितना टाइम लगता है अर्निंग स्टार्ट होने में, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई है वहाँ पे। दोस्तों, हो सकता है कि आज की वीडियो ना थोड़ी लंबी होगी, तो मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर आप अपनी एसईओ की जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हो या फिर आप एसईओ में स्ट्रगल कर रहे हो, अर्निंग नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारे तीसरे पार्ट को। दोस्तों, हमारा सबसे पहला टॉपिक है साइट स्टैट्स। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि मेरी साइट पे टोटल कितना ट्रैफिक आता था, किस किस कंट्री से ट्रैफिक आता था, बेस्ट सीपीसी कंट्री कौन सी है और करंट में साइट कैसा परफॉर्म कर रही है। आओ दिखाता हूँ मैं ये सारी चीजें आपको। तो अब मैं सबसे पहले है ना आपको मेरी साइट का ना रियल टाइम दिखाता हूँ कि मेरे को अभी कौन कौन से कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है। अभी सुबह के 6:55 हुए हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे को कौन कौन सी कंट्री से ट्रैफिक मिल रहा है। तो रियल टाइम रीलोड हो गया है ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि कुछ इंस्पेक्ट वगैरह कर रखा है। 89 अभी RT चल रहे हैं और यहाँ से आप देख सकते हो कि मेरे को किस किस कंट्री से ट्रैफिक मिल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, पेरू हो गया, ब्राज़ील हो गया, चिली हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, पोलैंड हो गया, यूक्रेन, ये सारी कंट्रीज यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड से मेरे को अभी ट्रैफिक आ रहा है। अब मैं यहाँ से आपको मेरे सर्च कंसोल पे लेकर चलता हूँ, जहाँ पे मैंने लास्ट 16 मंथ का ट्रैफिक आपको दिखाया है, जो कि 1.5 मिलियन के अराउंड है। इससे पहले का ट्रैफिक मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता क्योंकि गूगल लास्ट 16 मंथ का ही ट्रैफिक दिखाता है। अब लोग आप यहाँ से देख सकते हो कि ये कांस्टेंट वे में चल रही है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्री से मेरे को ट्रैफिक आ रहा था। ब्राज़ील, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, स्पेन, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पेरू। तो इसी तरीके से मैं 32 कंट्रीज को टारगेट करता हूँ ट्रैफिक लाने के लिए, जिससे कि मेरे को ये आइडिया मिला कि मेरे को कौन कौन सी कंट्री से कैसी कैसी सीपीसी मिल रही है और यही चीज मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैंने अपना गूगल एडसेंस का रिपोर्ट खोल लिया, जिसमें मैंने अपने पिछले लास्ट मंथ की अर्निंग स्टैट्स दिखाई है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को जर्मनी से $139 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है सिर्फ 8000 पेज व्यू में, जिसकी एवरेज सीपीसी 0.48 रही। फिर फ्रांस, जिससे $106 की अर्निंग हुई 14,000 पेज व्यू पे, इसकी एवरेज सीपीसी 0.19 थी। देन यूनाइटेड स्टेट्स है, इटली है, ब्राज़ील, आप देख सकते हो कि इसकी सीपीसी कितनी है, रोमानिया, स्पेन, नीदरलैंड। तो मैं जो जिन कंट्रीज को टारगेट करता हूँ वो कंट्रीज है जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड। तो ये मेरी फेवरेट कंट्री है जिनमें मैं काम करता हूँ। देखो, काम करने को आप यूएसए में भी काम कर सकते हो, बट यूएसए में कंपटीशन ही इतना है कि आप किसी आर्टिकल को रैंक भी करवा लोगे तो वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेगी। बट अगर आप इन कंट्रीज में काम करोगे तो आपका आर्टिकल अगर एक बार रैंक हो गया ना, तो वो लगा लो ये 6 महीने 1 साल तक वो वहां से हिलने वाला भी नहीं है। रीजन क्या है कि कंपटीशन ही नहीं है वहां पे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने गूगल अपडेट में कैसे सर्वाइव किया। तो मैं फिर से मेरे सर्च कंसोल पे आ जाता हूँ। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि साइट का ट्रैफिक किस तरीके से बढ़ रहा था। 2022 में इस साइट की अच्छी खासी ग्रोथ हुई थी ट्रैफिक में। जून 2022 में इस साइट का ट्रैफिक जो है वो ड्रास्टिक ग्रोथ हुआ था, जहाँ पे पहले साइट का ट्रैफिक मतलब कि 1700-1800 आ रहा था, वो अचानक से 4 से 5,000 के आसपास आ गया था। बट जब हेल्पफुल कंटेंट अपडेट आया था अगस्त में, वहाँ पे साइट डाउन जानी शुरू हो गई थी। यहाँ से आप देख सकते हो कि तो अगस्त में ट्रैफिक देखो, डेली क्लिक्स कितने आ रहे थे, 3700, 3800, 3500, फिर 2000, फिर 2000, फिर यहाँ से डाउन जाना शुरू हो गया था।
मेरी साइट डाउन जानी शुरू हो गई थी, तब मैंने चीज़ों को एनालाइज किया कि भाई मैं क्या गलती कर रहा हूँ जिससे कि हेल्पफुल कंटेंट अपडेट में मेरी साइट डाउन चली गई है। तो ये सारी चीज़ें मैंने फिर से एनालाइज की और अब आप फिर से देख सकते हो कि साइट का ट्रैफिक जो है वो दिसंबर के बाद ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो गया था मेरे किए हुए एक्सपेरिमेंट्स से। तो एसईओ में यही चीज़ आपको समझनी होती है कि ऐसी क्या चीज़ें करें कि जिससे साइट का ट्रैफिक अगर डाउन चला गया है तो वो अप हो। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, चीज़ों को चेक करते रहो कि कौन सी चीज़ काम कर रही है, कौन सी चीज़ काम नहीं कर रही। और ये रिजल्ट्स अचानक नहीं आएंगे, आपके एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी आपको कम से कम 3 महीने 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो कि अगस्त में साइट का ट्रैफिक डाउन जाना शुरू हुआ था और साइट को ऊपर आने में कम से कम 6 महीने लग गए थे। जनवरी में जाके ये वापस से ट्रैक पे आई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ आर्टिकल्स। और मैं आपको दिखाता हूँ कि साइट पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे। तो हमारी साइट पे अभी टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 151 है, बट और इन 151 आर्टिकल्स को मैं 32 कंट्री में टारगेट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ ctranslate.io टूल। तो इस ctranslate.io की हेल्प से मैं क्या करता हूँ, मतलब कि 32 कंट्री को टारगेट करता हूँ। टूल की हेल्प से मैं अपने आर्टिकल्स को ट्रांसलेट करवाता हूँ अदर कंट्रीज़ में, और यही टूल जो है वो उन कंट्रीज़ में आर्टिकल को इंडेक्स भी करवाता है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, इसने यहाँ पे टॉप 10 लैंग्वेजेस दिखा रखे हैं, जिस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है मेरे साइट पे। स्पेनिश, पुर्तगीज, रशियन, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, टर्किश, अरबिक, थाई, रोमानिया। ओके, तो आप ये टूल यूज़ कर सकते हो अगर आप यूज़ करना चाहो तो। अगर इसके बिलिंग की बात करें तो मैं जो है वो $29 वाला प्लान यूज करता हूँ मंथली। अगर आप लोगों को ये चीज़ सीखनी है कि इस टूल को अपनी साइट में सेटअप कैसे करते हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर क्या क्या सेटिंग्स रिक्वायर्ड होती है, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो कि अभी 1 या 2 दिन में मैं पब्लिश भी कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप इस टूल को यूज़ करना चाहते हो तो आप वो वीडियो देख लेना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट और ROI कितनी थी इस वेबसाइट की। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरी साइट पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो थे 100 आर्टिकल्स थे, जिसका एवरेज वर्ड काउंट 1200 वर्ड्स था। 35 पैसा पर वर्ड देता था मैं आर्टिकल राइटर को इस आर्टिकल लिखने के लिए। टोटल जो इन्वेस्टमेंट रही थी आर्टिकल्स के लिए वो 42,000 रही थी। होस्टिंग जो है वो मैं डिजिटल ओशन की यूज किया करता था, जिसकी होस्टिंग कॉस्ट जो थी वो $12 पर मंथ थी। अब साइट जो थी वो 3 साल ओल्ड थी, तो अगर हम टोटल कॉस्ट जोड़े होस्टिंग की तो ये 34,000 के आसपास होती है। ठीक है, देन उसके बाद मैं ctranslate टूल यूज करता था, तो जिसका पर मंथ कॉस्ट जो था वो 2500 रुपीज़ था INR में। इस टूल को मैं जनवरी 2022 से यूज कर रहा था, तो इसकी अभी तक की जो टोटल कॉस्ट है वो 42,500 रुपीज़ होती है। देन उसके बाद आता है बैकलिंक पार्ट। बैकलिंक पे मैंने अभी तक जो है वो 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर चुका हूँ मैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें मिला के जो टोटल इन्वेस्टमेंट रही थी इस साइट के वो थी 187K इन INR, यानी 1,87,000 रुपये। अब बात आती है कि ROI कितना जनरेट हुआ इस वेबसाइट से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडसेंस से मेरे को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो 2022 में कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ था। दैन उसके बाद 2021 में जब साइट पे थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक आने लगा, एक डिसेंट ट्रैफिक, तो मेरे को $300 अर्निंग हुई एंटायर 2021 में। उसके बाद 2022 में जब साइट ग्रो हुई तो मेरे को $8,000 की अर्निंग हुई। फिर 2023 अप्रैल तक के स्टैट्स मैंने बताया यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को $4,000 तक की अर्निंग हुई है अभी तक। अगर गेस्ट पोस्टिंग की बात करें तो 2022 से लेकर 2023 तक में अभी तक मेरे को $3,000 की अर्निंग हुई है, और ये सारे प्रूफ्स मैं आपको लाइव दिखाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में अभी। तो टोटल ग्रॉस अर्निंग की बात करें तो $15,300 होते हैं। अगर हम इसको INR में कन्वर्ट करें तो ये 12,61,000 रुपये होते हैं। और नेट अर्निंग की बात करें तो नेट अर्निंग में अगर हम मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट को लेस कर दे तो ये 10,74,000 रुपये होते हैं। ओके दोस्तों, तो अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, लाइव अर्निंग स्टैट्स। आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे लास्ट 3 साल में एडसेंस से कितनी रेवेन्यू रही है। तो एक बार मैं यहाँ से अपने एडसेंस डैशबोर्ड को रीलोड कर देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कोई इंस्पेक्ट एलिमेंट वगैरह मैंने किया हुआ है। तो एडसेंस का डैशबोर्ड रीलोड हो चुका है। यहाँ से मैंने लास्ट 3 साल का अर्निंग स्टैट्स निकाला है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि पहले 2 साल तक तो कुछ इसमें है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे साइट की अथॉरिटी बिल्ड हुई, साइट पे मैंने काम करना शुरू किया, कंटेंट जैसे जैसे कंटेंट बढ़े उस तरीके से फिर साइट ने ग्रोथ करना शुरू किया। अगर मैं
मैक्सिमम अर्निंग अ डे की बात करूँ, एक दिन में मैक्सिमम अर्निंग कितनी रही थी, तो वो थी 6000 रुपीज़। तो टोटल अर्निंग की बात करें तो अभी तक मेरी इस वेबसाइट से मुझे 10,15,316 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हुआ है अभी तक। ओके, तो ये चीज़ आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेरे को गेस्ट पोस्ट से कितनी अर्निंग हुई है। तो मैं आपको गेस्ट पोस्ट का भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं अपना पेपल लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अपना पेमेंट पेपल में ही मंगवाता हूँ। आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मैं पर गेस्ट पोस्ट के लिए $100 से $200 के बीच में चार्ज करता हूँ क्लाइंट से। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि ये सारे पेमेंट रिसीव्ड पेमेंट्स हैं जो कि मुझे मिली है गेस्ट पोस्ट के थ्रू। तो यहाँ से मैं आपको लास्ट 12 मंथ का अर्निंग स्टैट्स दिखाता हूँ कि मेरे को लास्ट 12 मंथ में कितनी अर्निंग हुई है सिर्फ गेस्ट पोस्ट के थ्रू। तो यहाँ से मैं फ़िल्टर लगा लेता हूँ जनवरी 2022 का से लेके अभी तक की मेरे को टोटल कितनी पेमेंट्स रिसीव्ड हुई है। अब मैं यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि मेरे को यहाँ से कितनी अर्निंग हुई है। $51 किसी और साइट की है, ठीक है, $113, $113, ये $500। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने गेस्ट पोस्ट के थ्रू ही अर्निंग की है। अब ये मोर देन $100 जो है वो जब क्लाइंट मल्टीपल गेस्ट पोस्ट लेता है तो वो उसके लिए मल्टीपल पेमेंट्स करता है। ठीक है, तो ऐसे टोटल मैंने अभी तक पिछले 1.5 साल में यहाँ से मैंने $3000 के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है। ओके दोस्तों, तो अब बात आती है कि मैं मेरी वेबसाइट में कौन कौन से प्लगइन्स यूज़ करता हूँ। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहला प्लगइन है एड इंसर्टर। एड इंसर्टर का यूज़ मैं गूगल एडसेंस की एड्स लगाने के लिए यूज़ करता हूँ। देन उसके बाद है एंटी स्पैम स्पैमी कमेंट्स को रोकने के लिए यूज़ करता हूँ। 404 रिडायरेक्ट टू होम पेज, इसका यूज़ मैं मतलब कि अगर कोई साइट पे कोई पेज डिलीट हो जाए तो मैं उसको होम पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए यूज़ करता हूँ। फिर है ऑल इन वन WP सिक्योरिटी, ये मैं वर्डप्रेस की सिक्योरिटी के लिए यूज़ करता हूँ ताकि कोई मतलब कि अटैक वगैरह आए तो ये उसको झेल ले। देन उसके बाद है WP ऑल इन वन माइग्रेशन, इसका यूज़ मैं बैकअप के लिए यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये इसका ही पार्ट है, अनलिमिटेड एक्सटेंशन। उसके बाद है एसिंक जावास्क्रिप्ट, इसका यूज़ मैं मतलब कि जावास्क्रिप्ट के कोड को लोड करने के लिए करता हूँ ताकि वो थोड़ा फास्ट लोड हो। फिर है कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसका यूज़ तो आपको पता ही है, कॉन्टैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। कॉपी एनीथिंग टू क्लिपबोर्ड, इसका यूज़ मैं मतलब कि क्लिक टू कॉपी के लिए यूज़ करता हूँ। डायनेमिक मंथ एंड ईयर का यूज़ मैं डायनेमिक डेट जनरेट करने के लिए यूज़ करता हूँ, मतलब कि मेरे को डेट बारी बारी लिखना नहीं पड़ता। इसका यूज़ मैं कस्टम साइड बार्स बनाने के लिए करता हूँ, मतलब जिस टाइप की कैटेगरी है उसी टाइप के पोस्ट वहाँ पे शो होने चाहिए साइड बार में। जी ट्रांसलेट का यूज़ मैं मतलब कि आर्टिकल्स को ट्रांसलेट करवाने के लिए यूज़ करता हूँ डिफरेंट कंट्रीज़ में। उसके बाद है HD क्विज, इसका यूज़ मैं मतलब कि क्विज टाइप के पोस्ट अगर मेरे को बनाने तो उसके लिए करता हूँ। इंस्टेंट इंडेक्सिंग का यूज़ मैं आर्टिकल्स को इंडेक्स करवाने के लिए करता हूँ। बाकी ये सारे जितने भी कैडेंस के प्लगइन्स है ये सारे मतलब कि पेड प्लगइन्स है जो कि थीम से रिलेटेड है। रीडायरेक्शन का यूज़ 301 रिडायरेक्ट करने के लिए करता हूँ, कोई भी पोस्ट रिडायरेक्ट करनी हो इधर से उधर। ठीक है, उसके बाद ये सर्बमा है जो कि मैं स्मूथ स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ करता हूँ। उसके बाद है टेबल ऑफ कंटेंट, इसका यूज़ मैं मतलब कि वही आपको पता है कि इसका यूज़ मैं कंटेंट के स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ करता हूँ। उसके बाद है ट्रूपुश का यूज़ मैं मतलब कि यूजर्स के सब्सक्राइबर मतलब कि ट्रूपुश का यूज़ मैं सब्सक्राइबर गेन करने के लिए यूज़ करता हूँ, मतलब कि जो भी यूज़र आए मतलब मेरी साइट पर उसको अगर वो साइट को सब्सक्राइब करता है तो उसके पास नोटिफिकेशन जाए अगले बारी। ठीक है, WP सुपर कैचे प्लगइन है, मतलब कि साइट के कैच को रिमूव करने के लिए करता हूँ। WPS हाइड लॉगिन, ठीक है, ये मेरा मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन मैं मानता हूँ इसको। ठीक है, मतलब अपनी साइट का जो WP एडमिन वाला पार्ट होता है उसको हाइड रखना ताकि ये पता ना चले किसी भी नूब पर्सन को कि साइट किस लैंग्वेज में बनी हुई है। उसके बाद योस्ट SEO, इसका यूज़ मैं ऑन पेज SEO करने के लिए यूज़ करता हूँ। ओके दोस्तों, तो अब आता है इस वीडियो का फाइनल पार्ट जो कि है मोटिवेशन पार्ट। देखो दोस्तों, मैंने अपनी SEO की 4 इयर्स की जर्नी में यही सीखा है कि SEO जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसको करने के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ता है, तब जाके आप एक ऐसी वेबसाइट बना पाते हो जो कि एक डिसेंट अर्निंग बना के आपको दे सके लॉन्ग टर्म में। चाहे गूगल का कोई भी अपडेट आ जाए, आपकी साइट सर्वाइव करेगी ही करेगी। आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि SEO में सक्सेस जो है वो ओवरनाइट नहीं मिलती है कभी भी। अगर कोई यूट्यूबर आपको ये कह दे कि आप ChatGPT से कंटेंट जनरेट करो, महीने के $400 से $500 बनाओ, तो ये सारी बातें बकवास है।
अगर आपको लॉन्ग टर्म में काम करना है तो आपको साइट पे कंसिस्टेंट काम करना होगा। साइट पे स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि चीज़ें किस तरीके से काम करती है, क्या बैकलिंक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कीवर्ड्स को रैंक करने के लिए, ऑन पेज एसईओ पे क्या काम करूं, ऑफ पेज एसईओ पे क्या काम करूं, टेक्निकल एसईओ पे क्या काम करूं। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आप न्यू पर्सन हो और आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार स्टार्ट करूँ तो करूँ कैसे, कहाँ से सीखूँ ये सारी चीज़ों को। देखो, आपको सीखने के लिए किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके क्या सर्च करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे आप सर्च करो गूगल सर्च सेंट्रल। गूगल का ही पार्ट है जहाँ पे ये आपको एसईओ सिखाता है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है एसईओ सीखने के लिए। आप यहाँ जाओ, उसके बाद फंडामेंटल्स पे क्लिक करो। आप यहाँ से देख सकते हो आपको सारे फंडामेंटल्स ये सिखाएगा कि एसईओ किस तरीके से काम करता है, गूगल किस तरीके से काम करता है, कंटेंट कैसे बनाना चाहिए, ठीक है, रोलिंग कैसे होती है, रैंकिंग और सर्च अपीयरेंस किस तरीके से काम करते हैं। सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है एसईओ सीखने के लिए। देखो दोस्तों, गाइडेंस की ज़रूरत हम सभी को होती है। एक अच्छा मेंटर जो है वो आपकी लाइफ की जर्नी आगे कैसी रहेगी आपके काम में, वो आपका मेंटर डिसाइड करता है। तो आप ठीक है, आप गाइड ले लो, ठीक है। गाइड के बाद आपको सेल्फ लर्नर बनना है चीज़ों को सीखने के लिए। देन उसके बाद आपको जहाँ भी दिक्कत आती है आप अपने मेंटर से हेल्प लो, उसकी एडवाइस लो, उनसे पूछो। उसके बाद बात आती है, देखो एसईओ में आपको हमेशा ना नई चीज़ों से अप टू डेट रहना पड़ेगा। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो उसके लिए आप एक वेबसाइट है सर्च इंजन जर्नल करके, इस वेबसाइट पे जाओ। आपको एसईओ से रिलेटेड डेली लेटेस्ट न्यूज़ मिलेगी कि आपकी इंडस्ट्री में अभी क्या हो रहा है, क्या चीज़ें काम कर रही है, कौन सी चीज़ें नई आई है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी। अगर आपको ऐसे इसी से रिलेटेड और इस टाइप की और भी वेबसाइट्स चाहिए तो आपको जस्ट क्या करना है, गूगल में जाके यहाँ पे रिलेटेड क्वेरी सर्च करो और उसके साथ वो साइट डाल दो जिस पे आप कंटेंट अभी रीड कर रहे थे। तो उससे रिलेटेड आपको सारी वेबसाइट्स यहाँ पे मिल जाएंगी जो कि एसईओ इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं या फिर उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। ओके, अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए एसईओ से रिलेटेड तो आप ट्विटर पे जाओ, ठीक है। ट्विटर पे आप एसईओ क्वेरी सर्च करो, वहाँ पे बहुत अच्छे एसईओ पर्सन्स है जो कि एसईओ के बारे में आपको सिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें करो आप, ये सब सीखो आप। उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आती है चीज़ों को करने में या चीज़ों को समझने में तो जाके आप लाइक फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करो, ठीक है। वहाँ पे जो पर्सन एसईओ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनसे आप एडवाइस ले सकते हो। देखो दोस्तों, चीज़ों को सेट होने में और उसको काम करने में टाइम लगता है। अब देखो, मैंने आपको अपनी केस स्टडी में दिखाया कि 1.5 साल तक तो मेरी कोई अर्निंग ही नहीं थी। अगर मैं भी ये सोच के काम करना छोड़ देता कि भाई कुछ हो नहीं रहा, सब बकवास है, तो फिर आज मैं यहाँ बैठ के केस स्टडी नहीं बना रहा होता। देखो, अगर आपके लिए कोई चीज़ें काम नहीं कर रही हैं तो आप उसको सर्च करो, गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, बड़े बड़े एसईओ फोरम्स है, वहाँ जाके आप अपने क्वेश्चंस पुट अप करो। जब तक आपको आंसर नहीं मिल जाता तब तक मतलब उस चीज़ को छोड़ो मत। मैं जो आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये चीज़ें मैं यूज करता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एआई आ गया, ठीक है, मतलब एआई आ गया, गूगल का बार्ड आ गया, ठीक है, तो क्या एसईओ डेड हो जाएगी। तो ये वो लोग हैं जिनको मतलब कि कुछ करना नहीं होता, बस मतलब नेगेटिविटी फैलाते रहो कि मतलब एसईओ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको किसी की सुननी नहीं है, बस आप अपने काम पे फोकस करो। पैसा बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, आप काम तो करो। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं भी एआई साइट्स रन करता हूँ और अच्छा खासा वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एआई कंटेंट रैंक नहीं करता है, ठीक है। आपको काम करने का वे पता होना चाहिए, काम सब कुछ करता है। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि आप काम करो, पैसा बनेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, तो हमारी फॉरेन एसईओ केस स्टडी यहीं पे कंप्लीट होती है। आप लोगों को ये केस स्टडी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपका फीडबैक है जो कि मुझे एनकरेज करता है कि मुझे और वीडियो बनानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप फॉरेन एसईओ सीखना चाहते हो या फिर एसईओ में स्ट्रगल कर रहे हो या फिर पैसा बना नहीं पा रहे हो तो इसके ऊपर मैं पूरी की पूरी एक वेब सीरीज टाइप लेके आ रहा हूँ, जहाँ की मैं आपको स्क्रैच से सिखाऊंगा कि फॉरेन एसईओ करते कैसे हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, बैकलिंक्स कैसे बनाते हैं,
टेक्निकल एसईओ कैसे करना होता है, कितना टाइम लगता है एसईओ साइट को रैंक होने में और कितना टाइम लगता है अर्निंग स्टार्ट होने में, ये सारी जानकारी मैं एक पूरी की पूरी सीरीज में आपको बताऊंगा। तो अगर आपका कोई भी दोस्त या फिर कोई भी आपका जानकार अगर फॉरेन एसईओ सीखना चाहता है तो आप ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना, क्या पता आपके यहाँ तो किसी का भला ही हो जाए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आप लोगों से एसईओ वाणी की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।